हिमाचल के चंबा हादसे का वीडियो सामने आया है। 24 जुलाई को हुआ था दर्दनाक हादसा। पहाड़ से एक गाड़ी पर गिरा था भारी पत्थर। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। पत्थर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटने पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की थी। हादसे में इकलौता जिंदा बचा था विकल सिंह। आपको बता दें, हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। हादसे का अब वीडियो भी निकलकर सामने आया है। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंबा का ये मामला है। चंबा में एक हादसा हुआ था। हिमाचल के चंबा में 24 जुलाई को यह दर्दनाक हादसा हुआ। पहाड़ से गाड़ी पर भारी पत्थर गिरा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो मनोज धीमान धर्मशाला से। मनोज, अगर बात करें जिस तरह से चंबा से अब ये वीडियो भी निकलकर सामने आया है, एक व्यक्ति ही जिंदा बचा, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर और पहले क्या हुआ था, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल आरती, देखिए 24 तारीख को जो लोग पांगी जा रहे थे उस गाड़ी में जो है चट्टान गिरी थी। चट्टान गिरने से जो है गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो सभी के सभी मौत का ग्रास बन गए। यानी कि कह सकते हैं कि काल का ग्रास बनने से पहले उनको पता भी नहीं था कि हम जब इस रास्ते से जाएंगे तो चट्टान गिरेगी और उनकी गाड़ी पर गिरेगी। इससे पहले अगर बात की जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति अपनी मौत को मात देकर वहां से निकल गया है। यानी कि मौत को अपने करीब से छू कर जाते हुए उसने देखा है, जिसका नाम विकल सिंह है और वो किलाड़ में उनकी दुकान है कपड़े की। तो वो कुल्लू में कपड़े लेने गए थे और वहां से कपड़े लेकर के वापस जो है वो पांगी की तरफ जा रहे थे। तो उदयपुर और पांगी के बीच में जो कुड़ू नाला है वहां पर जो ब्लास्टिंग पहाड़ों को काटने के लिए ब्लास्टिंग की जा रही थी, तो दोनों तरफ से गाड़ियों को रोका गया था और पत्थर जो है ऊपर से गिर रहे थे। तो ऐसे में वो व्यक्ति गाड़ी से उतर जाता है और वहां से वो रास्ता साफ करते हुए आगे निकल रहा था। तो ऐसे में जब वो आगे निकल गया, उसने ये देखा कि आगे भी पत्थर गिरे हो सकते हैं, तो वो उस टाटा सूमो से उतर करके पैदल चलना शुरू उसने किया था। जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे पहुंचा और अचानक पीछे से जब गाड़ी पर चट्टाने गिरी, आवाज आई, तो उस व्यक्ति ने पीछे देखा तो उनकी गाड़ी पर जो है चट्टान गिर चुकी थी। और जिसके बाद वो हादसा कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ही उसको चौंकाने वाला हादसा था। यानी कि रूह कांप गई होगी उसकी जब ये इतना बड़ा हादसा उन्होंने देखा। तो वो व्यक्ति सिर्फ एक ही वहां पर बचे हुए हैं। इस पूरे हादसे में जो है 13 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 7 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे थे, जिनमें एक बच्चा 6 महीने का था। तो ऐसे में देखिए ये एक दर्दनाक हादसा है और अब इस हादसे का वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस कैमरे से जो कैद हुआ था उसके बाद ये सोशल मीडिया पर हादसा आया और किस तरह ये हादसा हुआ है, सबसे दर्दनाक हादसा जो है वो इस कैमरे में कैद हुआ था। और अब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए संवेदनाएं और श्रद्धांजलि लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज धर्मशाला में पांगी से जो लोग हैं वो लोग आज उन सभी जो मृतक हैं उनके लिए जो है वो कैंडल मार्च भी निकालेंगे। और आरती, इस वक्त हमारे साथ एक युवती है जो पांगी की रहने वाली है और उसके रिश्तेदार, गांव के आसपास के लोग जो हैं वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। यानी कि एक घर से जो 2 अर्थियां इकट्ठा उठी थी पति पत्नी की, तो एक युवक की अर्थी वहां पर उठी और साथ ही साथ एक और वहीं उसी गांव से जो है उन लोगों की भी बेटे और पिता की अर्थी उठाई गई थी। इस वक्त हमारे साथ चंद्रिका मौजूद है। आरती, इनसे ही हम जानते हैं कि आखिर किस तरह का वो रास्ता है और कैसे ये अपना जीवन यापन करते हैं वहां पर। आरती, माफ कीजिएगा चंद्रिका, क्या हुआ उस हादसे में? आपके घर के कौन कौन थे और कब आपको कैसे पता चला इस सारे हादसे का? देखिए, मेरे घर से मेरे 2 सिबलिंग्स थे, मेरे बुआ के बच्चे थे, बट हम एक ही हाउस होल्ड में ग्रोन अप हुए थे। जो मेरा ब्रदर था अनिल, ऑर्फन था, उसके पेरेंट्स बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी। जो मेरी सिस्टर थी उसके भी फादर नहीं थे, तो वो भी सिंगल मदर ही उनको कर रही थी। और मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे मामा जी थे, हमने उनको खो दिया। और मेरे गाँव से एक यंग लड़की 24 ईयर की रेखा। इसके अलावा जो भी अपने थे, मैं उनका आपको नाम बता सकती हूँ, वो सब हमारे अपने थे। तो देखिए, हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास वैकल्पिक जो मार्ग है वो 3 है। एक, हम जब गर्मियों में जब साच पास खुलता है तो हम साच पास से अपने मुख्यालय चंबा के लिए आते हैं या फिर हमें इलाज कराना होता है। दूसरा हमारा मार्ग है कि हम लाहौल से अटल टनल से होते हुए कुल्लू में आते हैं या फिर कुल्लू से हमें जहाँ भी जाना होता है। उसका मेन रीज़न होता है अगर हमें पढ़ाई के लिए हम हैं बाहर हिमाचल के दूसरे क्षेत्रों में या फिर हम अपने इलाज के लिए, तो ये हमारे
हमारे, और तीसरा हमारा वैकल्पिक मार्ग सर्दियों में है, वो हम संसारी नाला से होते हुए, हम किश्तवाड़ से होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से होते हुए हम पठानकोट आते हैं, और पठानकोट से फिर हम दोबारा अपने जिला मुख्यालय में पहुंचते हैं, या फिर पठानकोट से हमें अगर कहीं चंडीगढ़ वगैरह जाना होता है तो हम फिर हमारे पास कोई ऐसा सेफ आप कहें हमारे पास रूट नहीं है अभी तक। और सड़कें तो हम उनको, आपने भी वीडियो देखे होंगे, क्या वैसी सड़कें होती है? वैसे सड़कें नहीं होती, वो सड़कें नहीं है, वो तो मतलब अपनी मौत को उसमें हम अपनी हथेली पे मतलब चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अपने सिबलिंग, अपने रिलेटिव और अपने लोगों को खोने के बाद ये महसूस हुआ, जब हम छोटे थे, कोई साच पास से आता था या कोई रोहतांग पास से आता था, जम्मू कश्मीर से जब भी कोई ट्रैवल करता था, घर आता था, तो हम उसको, हमारे घर वाले बधाई देते थे कि आप ऐसे बोलते थे कि आप जोत पार करके आए। तो मुझे अभी समझ आता, वो इसलिए बोलते थे कि आप जिंदा वापस आ गए। तो हमारी जो जिंदा रहने के लिए तो हमारी ये जदोजहद है। हम जब घर से निकलते हमें पता नहीं है हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हमारा नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं रहते, हम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं। चंद्रिका, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में जो आपके मामा जी थे, उनके परिवार में और कौन कौन है और कितने लोग उनके साथ रहते हैं, और कैसा क्या आपको जब हादसे का पता लगा तो क्या उस वक्त का क्या माहौल रहा आपका, और वहां जब आपकी गांव में बात हुई तो किस तरह का माहौल था उस पर? देखिए, मैं इसको वर्बलाइज नहीं कर सकती। मैंने अपने यंग सिबलिंग को, हम एक ही घर में पले बढ़े, हमारे सपने थे, हम एक ही साथ रहते थे, तो उसको तो मैं बयान नहीं कर सकती क्या माहौल था। माहौल आप जानते हैं, जब कोई हम अपने बिलव्ड, हम अपने प्यारों को खोते हैं तो क्या होता है, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मामा जी वो रिटायर्ड टीचर थे और बहुत ही 6-7 फीट के इंसान हैं, वो ऐसे नहीं है। और उनके घर में 2 उनकी अनमैरिड बेटियां हैं, एक बेटा है, और भरा पूरा परिवार के वो सोल मतलब अर्नर थे। उनकी पेंशन से ही घर चलता था, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। और मैंने, जैसे कि मैंने अपने सिबलिंग्स का बताया, मेरा ब्रदर ऑर्फन था ऑलरेडी, और मेरी जो सिस्टर थी वो भी विडो मदर थी उनकी, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह मैं आपको और लोगों का भी बता सकती हूँ कि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई भी नहीं था, और सब ने अपने जो पीछे जिनके प्यारे रहे हैं। तो देखिए, मैं घिसल गाँव का बताती हूँ, वहाँ बाप बेटा की चिता जली है, तो उनकी आगे वाइफ और बेटी रह गई है। इसी तरह मैं आपको कुठा गांव के जो इंदर जी है उनका बताती हूँ, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे रह गए हैं। इसी तरह मैं आपको साच गांव के बताती हूँ, साच के जो पति पत्नी थे कमलेश और जो बुद्धि जी, वो क्यों आए थे? वो इलाज कराने के लिए आए थे। अभी अगर आप हमें कहे जी आप बरसातों में घर पे रहिए, तो जब हम इलाज भी हमें नहीं मिलता तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम मरने के लिए घर पे नहीं रह सकते ना, इलाज के लिए आए थे, उनके बच्चे रह गए हैं पीछे। इसी तरह जो भी 13 लोग थे, संजय लड़का था कुमार से, अपने माता पिता का वो भी बेटा था, दूसरा बेटा था, और जो ड्राइवर थे शून के, वो भी सोल अर्नर थे। इसी तरह हाँ, इसी तरह मैंने लगभग सभी बता दिए आपको। इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही प्रिविलेज लोग थे, हम कोई प्रिविलेज लोग नहीं हैं। तो हमारी यही व्यथा है कि हमें प्रॉपर जो एक बेसिक एम्यूनिटीज़ है हमें तो वो मिलती नहीं है, और उल्टा जब हम बाहर आते हैं, हम पढ़ाई करने आते हैं, तो हमारे चैलेंजेस होते हैं। यहाँ भी हम एक घर से उठ के आते हैं, यहाँ कमरों में रहते हैं, हम यहाँ पढ़ाई करते, कई अपने साल लगाते हैं। हाँ, किसी को जॉब मिली, ठीक है, नहीं मिली तो हम अपने माँ बाप के दुख दर्द में उनके साथ नहीं होते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार घर जाते हैं। हमारे माँ बाप जब कुछ होता है तो हम तब भी उनके साथ नहीं होते। हम, आप जैसे, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा टाइम ऐसा है जहां हम सेफ ट्रेवल कर सकते हैं, हमारे लिए कोई टाइम ऐसा नहीं है हम सेफ ट्रेवल कर सकते हैं। सर्दियों में नवंबर से बर्फ शुरू हो जाती है, आप जानते हैं, मार्च अप्रैल तक रहती है। हमारे साच पास बंद हो जाता है, दोनों वैकल्पिक मार्गों में भी यही है, बर्फ गिर जाती है, उसके बाद बरसातें होती हैं। इस बार तो कुल्लू और लाहौल में बहुत ही ज़्यादा, और पांगी में बहुत बरसातें हुई, ऑल्दो हमारे वहाँ कम बरसातें होती थी। तो हमारे जो वैकल्पिक मार्ग है, हमारे जो रास्ते हैं, हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम नहीं जी हम इधर से नहीं जी इधर से जाएंगे, हमारे वही है, हमारे लिए वो डेथ रोड्स है। आपने किश्तवाड़ का रास्ता कई लोगों ने देखा होगा, वो तो और भी डेंजरस है, उसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और 90s में जब लोग ट्रैवल करते थे, अभी अटल टनल खुलने के बाद हमें थोड़ा सा हुआ था, थोड़ी सी हमें सहूलियत मिली थी, क्योंकि रोहतांग का लंबा हमारा सफ़र बंद हो गया था। अटल टनल सर्दियों में भी लगभग खुली होती थी। जब हम 90s में, हमारे जो बड़े थे, मेरे फादर या कोई भी बच्चे जब पढ़ते थे 90s में, जब हम सर्दियों में जम्मू कश्मीर से ट्रैवल करते थे, तो वहाँ भी बहुत मुश्किल होती थी, टेररिज्म पीक पे था, तो बहुत मुश्किल होती थी। और ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है, बहुत पहले हुए हैं। साच पास में मैं आपको 2 इंसिडेंट ऐसे बताती हूँ जो मुझे याद है। मेरे फ्रेंड के फादर अपने बच्चों को लेकर और गाँव के बच्चों को लेकर आ रहे थे जो नवोदय में पढ़ते थे, वो स्नो में दब गए।
और वो जिंदा थे, कुछ घंटों तक जिंदा थे, क्योंकि हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं, हमें टाइम पे उस टाइम मदद नहीं मिली तो वो मर गए, उनकी डेथ हो गई स्नो में ही। इसी तरह दूसरे इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही था। इसी तरह अनगिनत इंसिडेंट है, ऐसा नहीं कि ये कोई पहला था। क्या लगता है आज भी जो पांगी के लोग हैं वो वाकई में काला पानी की सजा गुजारने को मजबूर है? ये कहा जा सकता है ये काला पानी की सजा ही है? क्यों सड़कों को नहीं सुधारा जाता या वहां पर क्यों नहीं होता? इस पर कभी सरकारों से आपने सवाल नहीं किया, जितने गाँव वासी हैं या वहां के जो लोग हैं या आपके जो विधायक हैं, आपने कभी विधायक को नहीं पूछा इन सारे मामलों, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है और ये हादसा कम नहीं है, 13 लोगों की जान गई है और सबसे बड़ी बात उसमें 6 महीने का एक छोटा बच्चा भी, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं थी, उसने भी अपने प्राणों की आहुति उन चट्टानों के बीच में दे दी और ये बता दिया कि भाई सिस्टम जो है उसको दिखाना पड़ेगा तभी सिस्टम जो ठीक होगा। क्या कभी विधायक को बताया आपने? कितने विधायक आज दिन तक रहे होंगे, सांसद हैं आपके, मुख्यमंत्री हैं आपके, क्या कभी उनके कानों तक ये बात पहुंचाई आपने या केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया? आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लोग जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा कभी किया गया आपकी द्वारा? हाँ, मैं कहूँगी प्रयास तो किए गए हैं, और जो हमारे एमएलए हैं वो भरमौर से जैसे हैं, भरमौर से हम कॉन्स्टिट्यूंसी से कनेक्टेड हैं, तो उनको पता है, ये कोई बात छिपी नहीं है कि पांगी की सिचुएशन कैसी है, सबको पता है। और ऐसा भी नहीं कि हमने बातें नहीं पहुंचाई, पर मुझे लगता है कि हमने उतनी मजबूती से शायद हम नहीं पहुंचा पाए जिस तरह हमें करना चाहिए था। हमने उतनी मजबूती से अपने हक नहीं मांगे। मैं आपको बताऊं, हमारे पांगी में आज भी लाइट नहीं है। सर्दियों में तो नहीं होती है, वो हमें पता है, क्योंकि बर्फ गिरती है, वो नॉर्मल रीजन है जी, बर्फ गिरी है। पर गर्मियों में भी हमारे लाइट नहीं होती, पूरे पांगी में अंधेरे। रीजन होता है मशीनें खराब है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम रह रहे हैं, पर आप जब पांगी कोई जाएगा, पांगी के लोग तो वो तो पिछले मतलब सदियों से जो भौगोलिक अलगाव था वो तो आज भी मतलब कंटिन्यू है। वो भौगोलिक अलगाव आज भी है, ऐसा नहीं है। सबको पता है हमारी क्या सिचुएशन, हम भी मांगे रखते, पर मुझे लगता है उतनी हमने उतनी मजबूती से शायद कभी रखी नहीं, इसीलिए। और हमारा एक तो पॉलिटिकल, जो आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हमारा खुद का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम भरमौर से हैं, तो जो भरमौर के मोस्टली एमएलए होते हैं वो हमारे लोग नहीं है। वो हमारी तरह उनका खाना पीना नहीं, हमारी तरह पहनावा नहीं, उनको नहीं पता हम कैसे रहते हैं, हम किन उसमें रहते हैं। आप देखिए, सर्दियों में हम पूरे दुनिया से कट जाते हैं, ठीक है, तो हम किसके भरोसे होते हैं? जो आरसी होते हैं वहाँ पे, उसमें से कई बार आरसी नहीं होते हैं, जो एसडीएम होते हैं वही आरसी होते हैं। तो एक दो इंसानों के भरोसे हमारी पूरी जिंदगी होती है। ये हमारी कहानी है। तो बिल्कुल शालिनी, देखिए इस युवती ने बताया है कि आखिर जो पांगी का क्षेत्र है वहां पहुंचना कितना दुर्गम है, कितना वहां के रास्ते कितने खराब हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 70 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनकी दिशा को नहीं सुधारा गया, उसकी दिशा में कहीं सवाल नहीं उठाए जाते हैं। जिस तरह बताया गया, ये युवती खुद बता रही है कि हमने लिखा भी, बताया भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। सड़कें बंद हो जाती हैं, बर्फबारी में इनके रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली इनके गांव में नहीं होती, अंधेरा पसरा रहता है। तो ये सवाल जो है, ये सवाल आखिर सिस्टम के सामने खड़े कर किए गए हैं। और जो ये 13 लोगों की जान गई है इस हादसे में, सबसे दर्दनाक हादसा ये है। और इस हादसे में कहीं ना कहीं जो है, जिन 13 लोगों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि एक ही गांव के जो 5 शव जलाए गए, छोटे बच्चे उस बस जो गाड़ी थी सूमो, टाटा सूमो, उसमें सवार थे, एक बड़ी चट्टान गिरी और चट्टान के गिरने से पूरी की पूरी टाटा सूमो दब गई, लोगों की मौत हो गई। तो आखिर जब इन लोगों को पता चला होगा कि इनके घर के लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये लड़की कैमरे पर इस बात को कबूल रही है कि सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं खराब है। चंद्रिका, आप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ये बताइए कि जो ये सारे लोग थे, ये एक ही गांव के थे या आगे अगल बगल दूर दराज के गांव के भी थे? ये अगल बगल के गांव के थे। जैसे पांगी है, एक हमारा हेडक्वार्टर साइड गांव है, एक सेचू नाला साइड गांव है। तो ये जो गाड़ी थी, ये मोस्टली जो सेचू नाला साइड वाले गांव है उनके ही पैसेंजर को ले जा रही थी। उसमें से एक ही इंद्रजीत थे, वो हमारे हेडक्वार्टर साइड से थे। तो ये 13 लोग थे। इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि सड़कें, जो गुणवत्ता जिसको बोलते हैं ना, गुणवत्ता, क्वालिटी, वो क्वालिटी हमें नहीं मिली है। हमें क्वालिटी उतनी ही मिलती जब 4 महीने हमारा मौसम ठीक होता है, हम अपने खेतों में कुछ उगाते हैं, उसको खाते हैं, वो हमारी क्वालिटी है। हमें क्वालिटी नहीं है। वहाँ स्कूल नहीं है,
अगर स्कूल हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर थोड़ा बहुत कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है तो वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अगर हैं थोड़े बहुत बनाए हुए, वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो फिर इलाज करने हम आते हैं जी चंबा, कुल्लू, दूसरे एरियाज़ में। अभी जो बुद्धि सिंह और उनकी वाइफ कमला हैं, वो अपने बच्चों को छोड़कर क्यों आए थे? वो इलाज करने आए थे। तो ये है जो गुणवत्ता जिसको कहते हैं वो नहीं है। और जब हम घरों से बाहर आते हैं, हम काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें सोसाइटी से भी एक तरह का इधर हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम बैकवर्ड है, हम एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम प्रिविलेज्ड है, हमें रिजर्वेशन मिलता है। आपने देखा होगा लाहौल के कुछ किसी इशू को लेकर कितना अप्रोर हुआ था, ट्राइबल की इनको कोटा मिलता है। तो वो कोटा जो मिलता है वो हमारी, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नाकाम रहा है, हमें वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, एमिनिटीज प्रोवाइड करने में जो एक आम नागरिक का हक होता है। हम तो एक थर्ड सिटीजन भी नहीं, जैसे मतलब थर्ड सिटीजन भी नहीं ऐसे होते, हम वैसे हैं। हमें हमारे जो डिपो होते हैं वहाँ पे सड़ा हुआ राशन आता है कई बार, तो उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो जो वेलफेयर स्टेट है और जो समाज है, जब हम बाहर आते हैं, जब वो हमें कहते हैं हम प्रिविलेज्ड है, हमें कोटा मिलता है, हम इनकॉम्पिटेंट है, समटाइम वो कहते हैं, समटाइम हमारे लिए वो पिटी फील भी करते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सिविल सोसाइटी से, वेलफेयर स्टेट से, कि आपकी क्या जवाबदेही है? वो जो 13 लोग गए हैं, उनके पीछे परिवार हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? आप जिनके अनाथ बच्चे हुए हैं, तो सरकार और वेलफेयर स्टेट और सोसाइटी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हम सड़कों पर नहीं मरना चाहते हैं। हम सदियों से भौगोलिक अलगाववाद का सामना कर रहे हैं और 79th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के भी हम यही कर रहे हैं। पहले हम बिना इलाज के मरते थे, अभी जब थोड़ा सा सड़क बनी, तो थोड़ी बहुत बनी, अब हम सड़कों पे मरते हैं। तो हम नहीं मरना चाहते। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करती हूँ कि जी काल आया था, ग्रास आया था। अगर काल ग्रास के लिए हम रहेंगे तो फिर हमें हॉस्पिटल में नहीं बनाने चाहिए। तो ये 13 फैमिलीज नहीं है, ये उसके पहले भी लोग हैं, और अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई, ये कल को भी और हो सकते हैं। मेरे यंग सिबलिंग, उनकी लाइफ थी, उनकी आगे ज़िंदगी थी, उनके फुल ऑफ ड्रीम से वो कुछ करना चाहते थे, और इसी तरह और लोग थे। तो उनके जो पीछे उनके प्यारे, उनके बिलव्ड बच्चे हैं, आप देखिए वो किस तरह वो ज़िंदगी जिएंगे। तो मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम चुप नहीं रहेंगे कि हम मरेंगे सड़कों में, हमारी सड़कें नहीं है जी, हम तो ट्राइबल है, हम जनजाति हैं। तो मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, मुझे सबसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या करती है? हमारे फंड आते हैं ट्राइबल के लिए, वो कहाँ यूज़ होते हैं, और किस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, एक जो स्टेट होता है, एक जो सोसाइटी होती है, हमारे लिए वो क्या अकाउंटेबिलिटी अपनी वो तय करती है, क्या जवाबदेही है उनकी जब हम सड़कों पे मरते हैं। बिल्कुल, देखिए कहते कहते कहा जाता है ना कि कई बार आंखें भी नम हो जाती हैं और गला घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि 13 लोगों की मौत, और उसी गांव की ये लड़की है। इस लड़की ने खुल करके हमारे साथ बात की है और बताया है कि वहां के हालात कैसे हैं, और वहां पर हादसे आखिर हो तो क्यों ना हो, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाई गई छोटी छोटी सड़कें, और सड़कों पर अक्सर खतरा यह बना रहता है कि कब पहाड़ी से पत्थर आएगा और उस पत्थर के नीचे कोई ना कोई जरूर दब जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है, जिसमें अभी बताया गया कि बुद्धि सिंह और उनकी धर्मपत्नी अपने बच्चों को पांगी में छोड़ करके कुल्लू में इलाज करवाने आए थे, इलाज करवाने या दवाई लेने आए थे, और उसके बाद वो भी उस गाड़ी में सवार हुए, जो गाड़ी उस पत्थर चट्टान के उसमें चंगुल में फंस गई, उस चट्टान उस गाड़ी पर गिरी। तो किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन एक भारी भरकम चट्टान ने गाड़ी को दबा दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है, और अब का वीडियो वायरल हो जाता है, जो काफी भयावह दृश्य है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी भी रूह कांप जाएगी जो उस वीडियो को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक डराने वाला वीडियो है, काफी ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो उससे ये साबित होता है कि वाकई में जो पिछड़े क्षेत्र है, जो पांगी का क्षेत्र है, वहां पर अभी भी सुविधाओं का टोटा है, और वहां पर सड़कें काफी छोटी हैं। और बता दिया है लड़की ने कि नवंबर महीने में जब बर्फबारी हो जाती है, सर्दियों का सिस्टम आएगा, तो एक तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा, बरसात आती है तो दूसरी तरफ का, और जब रास्ता खुलता है तो इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन अब लड़की ने अपनी आवाज भी बुलंद की है, और अब ये चुप भी नहीं बैठने वाले। शायद ये मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे कि ताकि इनके जीवन को भी सरल किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इनको पढ़ाई करने के लिए चंबा और धर्मशाला यानी कि कांगड़ा आना पड़ता है, वहां पर स्कूल भी है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे ने कहीं ना कहीं झकझोर कर रख दिया, और सिस्टम की पोल भी इसमें खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मनोज बात की जा रही है, चंद्रिका ने बताया है कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए उनको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।